15 अगस्त पर कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस पार्टी घिर गई है। बीजेपी ने वंदे मातरम के अपमान पर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी की मांग है कि वंदे मातरम का अपमान करने पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। पहले पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे की उम्र का हवाला दिया और अब पार्टी के नेता दावा कर रहे हैं कि वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं हुआ। 15 अगस्त पर कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का हुआ अपमान। आजादी के 80 साल बाद भी कांग्रेस ने राष्ट्रीय गीत को नहीं दिया सम्मान। 15 अगस्त पर कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो ड्रामेबाजी हुई उसे देखकर हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर कांग्रेस नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान क्यों किया। जो पार्टी आजादी की लड़ाई लड़ने का दम भरती है, वही पार्टी आज वंदे मातरम का अपमान कर रही है। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम के अपमान पर बीजेपी जबरदस्त हमलावर है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन खपा देने वालों का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस वंदे मातरम के अपमान को खड़गे की उम्र से जोड़कर सफाई देने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर कांग्रेस कार्यालय में वंदे मातरम के समय जो घटना घटी वो इसलिए घटी कि मल्लिकार्जुन जी के उम्र को ध्यान में रखते हुए सोनिया जी और राहुल जी ये चाहते थे कि उनको कुर्सी मुहैया किया जाए, ऐसा ना हो कि वो गिर जाए। कुर्सी मंगवा रहे थे, अब इतना झूठ बोलने लगे। उनके रग रग में भारत को अपमानित करना, जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने राज सत्ता पाया, अंग्रेजों को भगाया, वो स्वाधीनता का मंत्र, भारत के स्वाधीनता का मंत्र, उसको अपमानित करने का काम किया है। देश कभी माफ नहीं करेगा। खड़गे को कुर्सी देने की दलील किसी के गले नहीं उतर रही, क्योंकि वंदे मातरम के गायन के बाद खड़गे ने झंडा फहराया और फिर करीब 20 मिनट तक खड़े रहकर भाषण दिया। इस दौरान वो बिल्कुल सहज नजर आए। वंदे मातरम के मुद्दे पर जहां बीजेपी देशभक्ति पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी से मुसलमानों से जोड़कर अपना वोट बैंक साधने में लगी। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम को शॉर्ट करना और उस वक्त करना जहां सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सब उपस्थित हैं, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश विरोधी है। वंदे मातरम के बिना भारत और भारतीयता की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो वंदे मातरम से जिसको गुरेज है, जिसको प्रॉब्लम है, मुझे लगता है कि वो भारत के शहीदों की शहादत का अपमान कर रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हर आदमी पे ये कंपलसरी हो कि वो वंदे मातरम पढ़ेगा। वंदे मातरम की इज्जत करना अलहदा चीज है, उसको पढ़ना अलहदा चीज है। भारतीय जनता पार्टी के पास आज पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है, इसलिए ये कानून उसने सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनके मजहबी जज्बात के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसको कानून का दर्जा दिया है। वंदे मातरम के अपमान पर वीएचपी ने भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को वंदे मातरम को मिला सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है। इतनी बड़ी पार्टी, इतने पुराने लोग और इतना सारा राष्ट्रीय जीवन मूल्यों के साथ में दंभ भरने वाले कि हमने तो राष्ट्र को आजाद किया था और हमारे लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, ये था वो था, उनको वंदे मातरम तक सहन नहीं हुआ। बड़ी विचित्र विडंबना है कि इस वंदे मातरम के अपमान में सिर्फ पार्टी अध्यक्ष या पार्टी की जो सीपीपी की चेयरपर्सन है सोनिया जी, वो शामिल नहीं थी। साथ ही साथ जो रोजाना एक लाल कलर का वो जो संविधान की कॉपी हाथ में लेकर घूमते हैं, पूरे देश को जोड़ने की बात करते हैं, वो स्वयं भी तो उन्हीं के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे।
वो भी तो हिलते डुलते और बातचीत करते नजर आ रहे थे। लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरा वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम को वो सम्मान दिया जा रहा था। संभवतः लगता है कि वो कांग्रेस को वो सम्मान पसंद नहीं आया, वो उनको खल गया, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब इनमें से किसी भी कांग्रेस नेता को राष्ट्र के बारे में, राष्ट्रीयता के बारे में और देश के जीवन मूल्यों के बारे में, भारत माता के बारे में कुछ कहने का अब अधिकार नहीं बचा। कांग्रेस दफ्तर में वंदे मातरम का अपमान हुआ और इसके बाद जिस तरह कांग्रेस ने सफाई दी, इसी सोच पर पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सीधा प्रहार किया। पीएम मोदी ने देश को इसी सोच से बचने को कहा, देश को इस अर्बन नक्सल से मुक्त कराने का संकल्प लिया। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। अर्बन नक्सल पर प्रहार करके पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया कि देश विरोधी ताकतों को देश के खिलाफ काम करने नहीं दिया जाएगा। पीएम मोदी के इस संकल्प में सबसे बड़ी ताकत युवा होंगे। मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलेंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने लाल किले से युवाओं को अर्बन नक्सल से बचाने का रोड मैप बताया, तो वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश कैसे विश्वगुरु बनेगा इसका संदेश दिया। युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अर्बन नक्सली सोच पर चोट क्यों की, इसकी एक तस्वीर लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भी दिखी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कुर्सियां खाली रही। दोनों नेता लगातार दूसरे साल 15 अगस्त पर आयोजित सरकारी कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से अर्बन नक्सल पर सीधा प्रहार किया तो कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस नेता कहने लगे कि पीएम मोदी जिन्हें अर्बन नक्सल कहते हैं, कुछ दिन बाद उनकी ही बात मान लेते हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है।
गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। बात यह है, हकीकत यह है कि जो मुद्दा अर्बन नक्सल उठाते हैं, जो प्रधानमंत्री के सोच में अर्बन नक्सल है, जो मांग वो उठाते हैं, वो मांग वो स्वीकार करते हैं। तो पहले गाली दो, अर्बन नक्सल कहो, दिमागी नक्सल कहो, और बाद में जो वो लोग कह रहे हैं अपने राजनीतिक विरोधी, उनको अपनाओ, उनके जो सोच है, उनके जो सलाह है, उनकी जो मांगे हैं, उसको पूरी करो। ये पूरे राजनीतिक भाषण में आज 12 साल के बाद कुछ नई बात नहीं कही। पीएम मोदी ने लोगों से, खासकर युवाओं को अर्बन नक्सल से बचकर रहने की सलाह दी, तो बीजेपी ने उन लोगों पर सीधा निशाना साधा जो देश के विकास विरोधी हैं। वही विपक्षी पार्टियां कह रही हैं ये बीजेपी की सोच है, उनका एजेंडा है। अर्बन नक्सल के मुद्दे पर बीजेपी और बीजेडी आमने सामने है। बीजेपी जहां देश को अर्बन नक्सल सोच से बाहर लाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेडी का कहना है कि पहले बीजेपी को अपने आईटी सेल की सोच बदलनी होगी। दिमागी नक्सली बचे हैं, शस्त्रधारी नक्सली तो समाप्त हुए हैं, लेकिन जो दिमागी हैं, जो आइडियोलॉजी वाले हैं, तो उनको भी समाप्त करना बहुत आवश्यक है। उनकी आइडियोलॉजी को समाप्त करना आवश्यक है। दिमागी नक्सल बोल रहे, मैं एक बात बोल दूं, सबसे ज्यादा दिमागी नक्सल्स भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल में है। पहले उनको कंट्रोल कीजिए। तो दिमागी नक्सल आप बोले ना, पहले उनको अपने गिरवान में झांक के देखिए कौन दिमागी नक्सल है। झारखंड के छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने सोरेन सरकार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया है। जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच की तरफ से 20 अगस्त को सीएम आवास घेराव का ऐलान हुआ। साथ ही सीएम सोरेन के इस्तीफे की मांग भी हो गई है। छात्रों ने 18 अगस्त तक झारखंड सरकार को अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर सभी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को सीएम आवास के बाहर डेरा डाला जाएगा। छात्रों ने आज झारखंड के सभी जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया है और कहा कि इस दौरान सीएम सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन किया जाएगा। तो आज 20वां दिन हो गया है छात्रों के आंदोलन का और अब ये नेक्स्ट फेज में जाता हुआ दिख रहा है। छात्रों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो अब सीएम सोरेन को इस्तीफा देना होगा। और आज छात्रों की तरफ से 23वां दिन है आज छात्रों के आंदोलन का और अब छात्रों की तरफ से कहा गया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो सीएम सोरेन के इस्तीफे के बाद ही बात खत्म होगी। आवेदन देने जा रहे हैं। ये लोकतंत्र में हम अपराधी हैं। नहीं, हम अपराधी हैं। अब हम अरेस्ट करके जाएंगे। सर डिटेन हुआ ना सर, इसको 77 अब हम अरेस्ट धारा है कि नहीं, हमको अंदर से होकर के जान समझना चाहते हैं। पहले गेट खोलिए। हाथ में तिरंगा, माथे पर तिरंगा की पट्टी। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को रोकने की कोशिश करती रांची पुलिस और धक्का मुक्की के बीच जंग का मैदान बने रांची सदर हॉस्पिटल का वार्ड का ये वीडियो उस वक्त का है जब छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा में शामिल होने जा रहे थे। देवेंद्र नाथ महतो का आरोप है कि रांची हॉस्पिटल से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम जाने की कोशिश के दौरान उनके साथ पुलिस ने धक्का मुक्की की और उनके समर्थकों की पिटाई की। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहने के बावजूद पुलिस मुझे धक्का मुक्की किया, मारपीट किया, लाठीचार्ज करने ही वाली थी। हमारे साथी लाठी से बचा लिया, मेरे साथियों को पटक पटक के मारा। मैं झारखंड के भ्रष्ट एजुकेशन सिस्टम के सुधार को लेकर के आंदोलन कर रहा हूँ। मैं 14वें दिन से भूख हड़ताल पे हूँ। मैं जेपीएससी जेएसएसटी के में पेपर लीक और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। मेरा क्या गुनाह है? आज मैं
जवाब चाहता हूँ, मैं न्याय चाहता हूँ। किसके आदेश से ऐसा किया गया, किसके आदेश पे मारा गया। मैं इंसाफ चाहता हूँ कि मुझे झंडा फहराने से आज़ादी के दिन रोका गया और मारा गया। मुझे तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया। आज़ादी का 80 साल में झंडा फहराना अपराध है, तिरंगा यात्रा में शामिल होना अपराध है। छात्रों की मांग को लेकर 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र के अनशन का आज 15वां दिन है। रांची के अस्पताल में इलाजरत देवेंद्र महतो का आरोप है कि 15 अगस्त के मौके पर उन्हें तिरंगा यात्रा में शामिल होने से रोका गया। अब देवेंद्र महतो सोरेन सरकार से अपने साथ हुई ज्यादती को लेकर जवाब चाहते हैं, तो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के प्रोटेस्टर्स हेमंत सरकार के इस रवैये से बेहद गुस्से में। आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब नई मांग के साथ प्रोटेस्ट का नया कैलेंडर भी जारी कर दिया है। जेपीएससी जेएसएससी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अब सीधे सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग कर दी है। ये पहला मौका है जब जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने सीएम के इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही आंदोलनकारी छात्र रांची समेत राज्य के सभी 24 जिलों में सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन करने वाले हैं। छात्रों ने 18 तारीख तक राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 20 अगस्त को वो सीएम हाउस का घेराव करेंगे। छात्र नेताओं का दावा है कि 20 अगस्त का प्रोटेस्ट 10 अगस्त को हुए विधानसभा घेराव से भी बड़ा प्रोटेस्ट होगा। छात्रों का कहना है कि गांधीवादी तरीके से शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद अब आंदोलन में भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस का रास्ता अपनाया जाएगा। जेपीएससी 11 to 13 जेएसएससी सीजीएल रद्द और साथ में सीबीआई जांच, और अगर नहीं हो पा रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। माननीय मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। यह मंच पहली बार यह मांग कर रहा है कि अगर आपसे सीजीएल और 11 to 13 जेपीएससी रद्द नहीं हो रहा है तो आप इस्तीफा दें। महापुतला दहन करने वाले हैं सरकार बहादुर का झारखंड के 24 जिलों के हर मुख्यालय में, और मुख्य पुतला अल्बर्ट एक्का चौक पे दहन किया जाएगा। पूरे झारखंड के 24 जिलों के छात्र सरकार बहादुर का पुतला दहन करने वाले हैं और रांची में भी पुतला दहन होने जा रहा है। तीसरा, अगर तब भी हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मैं झारखंड के तमाम छात्रों से आह्वान करता हूं, 10 तारीख को विधानसभा का घेराव झांकी था, सीएम आवास बाकी है, 20 तारीख को हम सीएम आवास घेरेंगे और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हम वहीं बैठे रहेंगे। कि एक खबर फैल रही है सोशल मीडिया में कि 16 तारीख को जो है सो सीएम आवास का घेरावा हम लोग के द्वारा किया गया। मैं इस बात का भी खंडन करता हूं, हम लोग के द्वारा ऐसा कोई कॉल नहीं किया गया है। हम लोग के द्वारा जो भी कॉल किया जाएगा जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा किया जाएगा और वही वैलिड होगा, और वो आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पर सभी के सम्मति के तौर पर जो है सो मैं रविंद्र पासवान हूँ और दूसरा हमारे साथी पीयूष जी है। तो जो 16 तारीख को जो ये भ्रमात्मक खबर फैल रही है वो उसका मैं बिल्कुल खंडन करता हूँ। हम लोग के तरफ से वैसा कुछ भी नहीं है। झारखंड के छात्रों का गुस्सा अब जहां सीएम हेमंत सोरेन पर उतर रहा है तो वहीं राहुल गांधी भी इनके निशाने पर आ गए। छात्रों ने राहुल गांधी पर फोन से बात करने के बावजूद सपोर्ट नहीं करने का आरोप लगाया है। विभिन्न सूत्रों से पता चला था कि अगर 15 अगस्त तक जेएमएम सरकार, झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी छात्र हित में अगर फैसला नहीं लेते हैं तो कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी से अपना समर्थन वापस लेंगे। लेकिन यह भी एक छलावा था। आदरणीय राहुल जी जो हमसे वार्ता किए, ऑडियो कॉल में बात किए, लेकिन वो केवल धोखा था। उन्होंने बोला कि छात्रों के साथ लाठियां जो चलाई, उन्होंने निंदा किया जेएमएम सरकार का, लेकिन वह निंदा दिल से नहीं था, और निंदा जो सो ऊपर मन से कर रहे थे। और इससे हमको प्रतीत होता है कि फिर चाहे वो जेएमएम हो या कांग्रेस हो, दोनों मिलकर छात्रों के साथ खेल खेल रही है। लेकिन मैं बता दूं, हम सभी पढ़े लिखे छात्र हैं। आपकी राजनीति का, आपके षड्यंत्र में हम लोग नहीं आने वाले हैं। बीते 22 दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में आंदोलन कर रहे झारखंड के छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। छात्र अब जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षाओं को रद्द करने, कथित गड़बड़ियों की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ पहली बार सीएम हेमंत सोरेन के इस्तीफे की भी मांग उठा दी है। जाहिर है रांची के जंतर मंतर के प्रोटेस्ट का ये नेक्स्ट लेवल है, जिससे पार पाना सोरेन सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है।
बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से है, जहां के नरौंदा इलाके में यात्रियों से भरा एक ट्रक हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। 25 से 30 लोग घायल हो गए हैं। हाई वोल्टेज बिजली के संपर्क में आने से लगी आग में जिससे लोगों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां से गंभीर मरीजों को बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। ट्रक में सवार होकर के तकरीबन 70 लोग बागड़ धाम धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा रहे थे और तभी इनका ट्रक 11 केवी हाई वोल्टेज तार के संपर्क में आ गया, जिससे ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक में बैठे हुए यात्रियों में हड़कंप मच गया और कई यात्री इसमें झुलस गए हैं। लोगों ने बच्चों को ट्रक के नीचे फेंककर उनकी जान बचा ली, जबकि एक शख्स की मौके पर मौत हो गई। बागड़ जा रहे थे, बागड़ धाम 70 आदमी थे, जनानी बच्चे आदमी 70 थे। वहां से निकले ही थे तो ऊपर से तार टच हुआ, उसमें आग लगी, पूरे में करंट आ गया। कुछ लोग तो ऊपर से कूद गए, जो चोट भी लगी है वो भी है, कुछ तो ये आदमी जड़े पड़े हैं, पूरी कमर जली हुई है। देखो जाके आप। तो कितने लोग घायल हुए हैं? कम से कम 25-30 लोग घायल हैं, अभी आ रहे हैं। एक व्यक्ति की डेथ हुई। हाँ, एक व्यक्ति डेथ हो चुका, अपने घर के बाहर क्या खड़ा था, वो तार टूट के उसके ऊपर गिरा ना उधर, तो वो वहीं पे बागड़ के लिए आर्मी में जाते हैं सर। तो एक नया ड्राइवर आया था, उसने ज़्यादा हाइट बांध दी थी उसको, पाइप लगा दिया उसने ऊपर लोहे का, 11,000 वोल्टेज थे ऊपर। एक बार तो टच हो के गाड़ी आगे निकल गई, लाइट चल गई, फिर उसमें चलो लाइट चल गई, निकाल फिर दोबारा फिर लाइट आ गई, फिर उसमें तार लग गई और सभी लोगों को लग गया। कितने लोग सवार थे कैंटर में? सर थे 55 से 56 बच्चे भी थे। बच्चे भी 5 कैजुअलिटी आई है। कुछ मेरे पास 10-15 पेशेंट आएंगे। मैंने 7 पेशेंट को मैंने अटेंड किया, उनको रेफर किया है। उनमें कुछ को या तो बीपी कम था, रिदमिया था, धड़कन तेज थी उनकी, और पेन बता रहे थे बॉडी में, और कुछ जले हुए थे हाथ पैर उनके। तो उसके अकॉर्डिंग अभी कुछ पेशेंट स्टेबल हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, तो इसलिए सबको रेफर किया। सिर्फ एक पेशेंट हमने अपने पास रखा है जिसके पैर में चोट थी। बाकी पेशेंट जो बाहर से बाहर, वो जब भीड़ थी हमारी इमरजेंसी में, तो बाहर से बाहर सीधा करनाल चले गए। अब ये पता नहीं कहाँ पर, कल्पना चावला सिविल हॉस्पिटल, उसके अकॉर्डिंग यहाँ एम्बुलेंस अरेंज करा दी थी उनके लिए, सब सारे स्टाफ ने मिलकर। और अब खबर यूपी के मेरठ से, जहां पर एक डिलीवरी बॉय को 5 मिनट की देरी से ऑर्डर पहुंचाना काफी महंगा पड़ गया। ऑर्डर देने वाले शख्स ने घर में बंद करके इस डिलीवरी बॉय की जमकर पिटाई की है। हैरानी की बात यह है कि इस मारपीट में ऑर्डर देने वाले शख्स की पत्नी ने भी साथ दिया। तारीख 14 अगस्त 2026। और घड़ी में वक्त हो रहा था 9:31 और 36 सेकेंड। डिलीवरी बॉय पहुंचा और उसने घर का डोरबेल बजाया। अंदर से एक शख्स ने दरवाजा खोला और फिर डिलीवरी बॉय के साथ उसकी बहस होने लगी। क्या वेट करो, ये करो, अंदर पैक करके दीजिए, तमीज नहीं बात करने की। क्या मानता है अपने आपको भाई? क्या मान रहा है अपने आपको? करोड़ा नवाब है, नवाब उतारू 2 मिनट में भी, उतारू नवाब भी, नवाब उतारू, रिकॉर्डिंग सब निकाल दो मिनट से पहले, समझ गया? चलो हो जाएगा, अभी बहस हो ही रही थी कि शख्स ने डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट शुरू कर दी। उसका फोन छीनने की कोशिश की, उससे थप्पड़ जड़ा और फिर उसे जोर से पैर से भी मारा। शोरगुल सुनकर घर के अंदर शख्स की पत्नी बाहर निकली। डिलीवरी बॉय ने उनसे मदद की गुहार लगाई, लेकिन महिला मदद करने के बजाय इशारे से अपने पति को डिलीवरी बॉय को घर के अंदर ले जाने को कहा, क्योंकि बाहर शोरगुल से आस पड़ोस के लोग पहुंच जाते और फिर लॉबी में लगे सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड भी हो जाता। लेकिन वो भूल गए कि अब तक की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो चुकी थी। घर के अंदर ले जाने के बाद भी मारपीट और चिल्लाने की आवाज आती रही। फिर थोड़ी देर बाद दरवाजा बंद कर दिया गया ताकि आवाज बाहर ना आ सके। करीब 5 मिनट बाद घर का दरवाजा खुला और डिलीवरी बॉय बाहर निकलता दिखा। मेरे पास एक ऑर्डर आता है जो कि 9:45 के आसपास आया था शायद, या 50 के आसपास, जो भी आया था। तो इनका ऑर्डर 5 मिनट डिले हुआ था।
क्योंकि यहाँ पे आइटम ढूंढ रहे थे, इस वजह से डिले हुआ था। तो यहाँ इनका कॉल आता है कि 15 मिनट से मेरा ऑर्डर आया नहीं है। तो मैंने कहा आप अपने फोन में चेक करिए, आपको फोन में अभी रेडी ही नहीं शो कर रहा, तो मैं कैसे लेके आ जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि तुझे तमीज से बात करने नहीं आती है। उसके बाद में बोला तू मेरे घर पे आ जा। तो ऑर्डर तो लेके मुझे जाना ही पड़ता, जब मेरे पास ऑर्डर था। तो मैं इनके घर पे ऑर्डर देने गया था। जब मैं ऑर्डर देने गया हूँ, उसके बाद में इन्होंने ऑर्डर लेते ही हाथ में पकड़ा है। उसके बाद मेरे को बस कुछ नहीं पूछा, बस ये बोलना है कि तो तुझे बात करने की तमीज नहीं, किसी से बड़े से कैसे बात करते हैं। उसके बाद मारने लगे। डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट की ये घटना यूपी के मेरठ की है, जहां के भावनपुर थाना क्षेत्र की गंगा हाइट्स बिल्डिंग में ब्लिंकिट का ये डिलीवरी बॉय सामान डिलीवर करने पहुंचा था, लेकिन उसे ऑर्डर करने में करीब 5 मिनट की देरी हो गई, जिससे ऑर्डर देने वाला शख्स नाराज हो गया और डिलीवरी बॉय के पहुंचने पर पहले उससे बहस की और फिर उसकी पिटाई कर दी। ये सर जब तक रहेगी, जब तक हमें इंसाफ ना मिल जाए और वो ब्लैंकेट से सारे बंदों के आके यहाँ पे माफी ना मांगे, जब तक सर हम यहाँ पे खड़े हैं और हम काम नहीं करेंगे। पूरे गंगानगर में सर, पूरे गंगानगर से उसे यहाँ पे माफी मांगनी पड़ेगी पत्रकार के सामने। डिलीवरी बॉय के साथ पिटाई का ये मामला जब मेरठ पुलिस के पास पहुंचा तो वो तुरंत हरकत में आई। पीड़ित की शिकायत के आधार पर भावनपुर थाने की पुलिस ने एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल वीडियो संज्ञान में आया है, जिसमें तथ्यों की जांच के उपरांत यह पता चला है कि यह मामला कल दिनांक 14 अगस्त 2026 का है, जिसमें ब्लिंकिट के एक डिलीवरी एजेंट जब ऑर्डर लेकर के पहुंचे थे तो समय में देरी से आने का हवाला देकर अभियुक्त द्वारा उनके साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना कायद की गई। इनमें सभी लोगों की पहचान कर ली गई है। वादी से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में थाना भावनपुर में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपी एक निजी बैंक में मैनेजर है। उसका कहना है कि ऑर्डर में देरी पर जब उसने डिलीवरी बॉय से सवाल किया तो वो बदतमीजी करने लगा था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगली खबर राजस्थान के कोटा शहर से, जहां पर बदमाशों ने कारोबारी पर सरेआम लाठी डंडे और सरिया से हमला कर दिया। 100 सेकंड में बदमाशों ने कारोबारी को 100 से ज्यादा वार कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। फिलहाल कारोबारी अस्पताल में है और पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन जिस तरह से ये गुंडे एक शख्स को जमीन पर गिराकर लाठी और सरिये से हमले कर रहे हैं, वो थमते नहीं दिखेंगे। 7 बदमाशों ने एक शख्स को दौड़ाया। दौड़ाते दौड़ाते ये शख्स जब लड़खड़ाकर सड़क पर गिर गया, इसके बाद तो बदमाशों की फौज ने उस पर लाठी और सरिये से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। सड़क पर गिरा शख्स गिड़गिड़ाता रहा, रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन लठैत नहीं रुके। जिस जगह पर ये बदमाश इस शख्स को पीट रहे थे, वहां से कई गाड़ियां आई गईं। कुछ गाड़ियां रुकी भी, लेकिन किसी ने भी इस शख्स की मदद नहीं की। कोई भी बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सात बदमाशों ने करीब 1.5 मिनट में इस शख्स पर 100 से ज्यादा बार लाठी और सरिये से वार किया, जिससे यह शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। सरिया में एक शख्स की पिटाई का यह वीडियो राजस्थान के कोटा का है। कोटा के रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र के बापू कॉलोनी में गुरुवार देर रात शराब कारोबारी पर बदमाशों ने हमला कर दिया। हमला करने की दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। बुरी तरह से पिटाई करने के बाद बदमाश कारोबारी को मौके पर बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और कॉलोनी के लोग घायल कारोबारी को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज चल रहा है।
बताया जा रहा है कि हमला पुरानी रंजिश की वजह से किया गया। शिकायत के आधार पर रेलवे कॉलोनी थाने की पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की पहचान और तलाश शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से, जहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। खुफिया सूचना के आधार पर पुंछ जिले के सुरनकोट इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकी ठिकानों से 6 आईईडी और AK-47 के 7 राउंड कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही सुरक्षा बल को आतंकियों के ठिकाने से मोटोरोला का एक वायरलेस सेट भी मिला है। फिलहाल इलाके की घेराबंदी करके सुरक्षा बल सर्च अभियान चला रहे। सर्च ऑपरेशन में 16 RR, SOG और CRPF के जवान लगे हैं। आशंका यह है कि आतंकी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कोई बहुत बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों को इसकी भनक लग गई और इन हथियारों को जब्त कर लिया गया। अगली खबर यूपी के कानपुर से, जहां पर कपड़े के एक शोरूम से सेल में बिक रहे कपड़े खरीदने के लिए इतनी भीड़ लग गई कि वहां पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। कानपुर की बांस मंडी स्थित अलम मार्केट में शॉप ओनर ने अपने बर्थडे के मौके पर जीन्स, शर्ट, टी-शर्ट, ब्लेजर समेत कई ऐसे गारमेंट्स के जो आइटम्स हैं वो सिर्फ 16 मिनट के लिए 16 रुपए देने का ऐलान किया, जिसके बाद कल रात अचानक से बाजार का माहौल बदल गया। तो बताया जा रहा है कि ऑफर की जानकारी सोशल मीडिया पर दी गई और जैसे ही ये जानकारी यहां पर मौजूद लोगों को मिली, भारी संख्या में जो लोग हैं वो जीन्स और शर्ट 16 रुपए में खरीदने के लिए पहुंच गए और ऐसी भगदड़ जैसी स्थिति हो गई कि यहां पर पुलिस की टीम को पहुंचना पड़ा और इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए इस पूरे मार्केट में आप देख सकते हैं कैसे भगदड़ जैसी स्थिति बन गई है। लाठी चार्ज भी यहां पर पुलिस को करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही ये ऑफर आया कि 16 मिनट के लिए तमाम ये जो कपड़े हैं जिसमें जीन्स है, शर्ट है, टी-शर्ट्स हैं, उसे क्योंकि इस शॉप के मालिक का बर्थडे था तो उन्होंने ये स्पेशल ऑफर दिया कि 16 मिनट में 16 रुपए के अंदर आपको ये तमाम जो कपड़े हैं वो मिल जाएंगे। और सोशल मीडिया पर जैसे लोगों ने ये पोस्ट देखा, वहां पर सब दौड़े चले आए। तो ये कानपुर की खबर है, जहां पर एक शोरूम पे जिस बर्थडे मालिक का बर्थडे था और उसने ये ऑफर दिया कि 16 मिनट के लिए हम ये तो जो तमाम कपड़े हैं जिसमें जीन्स है, शर्ट है, टी-शर्ट है, उन सभी को 16 मिनट के लिए 16 रुपए में बेच रहे। और इस बात का ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया पर किया और जो लोकल न्यूज़ चैनल है, लोकल ब्लॉगर्स हैं, उनके थ्रू ये अनाउंसमेंट किया। और जैसे ही ये जानकारी लोगों तक पहुंची, ये जैसे ही इंफॉर्मेशन फैली, वहां पर मौजूद लोग फौरन इस शोरूम के पास भागते हुए नजर आए और आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे मार्केट में भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस ने लाठी का प्रयोग भी किया लोगों को वहां से भगाने के लिए, क्योंकि भगदड़ जैसे हालात वहां पर बन गए। 16 रुपए की सेल, और ये सुनते ही वहां पर मौजूद सभी लोग उस शोरूम की तरफ भागते हुए नजर आए, जिस वजह से काफी भीड़ उस रास्ते पर जमा हो गई। उस भीड़ को देखते हुए पुलिस आई तो वहाँ पता चला कि आलम के नाम से जो दुकान है उन्होंने 16 मिनट में 16 रुपये की कपड़ा देने का वायरल किया था सोशल मीडिया पे, जिसके वजह से भीड़ काफ़ी हो गई थी। पुलिस पहुँच के भीड़ को हटा दी और इस समय वर्तमान में कोई विशेष बात नहीं है और उनके विरुद्ध वैधानिक विधिक कार्रवाई की जाएगी। देर रात पुलिस सभी जगह सारे चौराहों पर CP सर के आदेश से चेकिंग चल रहा था। जैसे ही जानकारी हुई कि वहाँ भीड़ काफ़ी हो गई है तो पुलिस आ गई और जो भी लोग थे उनको हटा बढ़ा दिया गया, कोई विशेष बात नहीं। अब खबर यूपी के प्रयागराज से, जहां पर धूमनगंज के हरवारा इलाके में दो पक्षों की मारपीट के दौरान एक पक्ष की तरफ से फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से इस इलाके में हड़कंप मच गया और मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से पत्थर फेंके जा रहे थे और इस दौरान फायरिंग कर दी गई है। अब पूरे मामले की शिकायत के बाद इस पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस ने गोली चलाने वाले युवक नबील को गिरफ्तार कर दिया है। नबील पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं, जो कि वीडियो सामने आया उसमें वो साफ साफ फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। धूमनगंज थाने के प्रभारी धनंजय पांडे ने ये बताया कि गिरफ्तार युवक के कब्जे से तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर फायरिंग और पत्थरबाजी की, और इस फुटेज के जरिए जिस शख्स ने ये पत्थरबाजी की है वो उसकी तलाश पुलिस की टीम कर रही है। पत्थरबाजी की गई और साथ ही हवाई फायरिंग भी यहां पर की गई है। यूपी के सीतापुर में लापता नाबालिग की डेड बॉडी मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और एक्शन भी हुआ। पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 आरोपी को हिरासत में लिया, जिसे पूछताछ जारी है। तो वहीं लापरवाही के आरोप में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया और थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए। सीतापुर कोतवाली देहात के सहरोई गांव में 11 अगस्त की शाम से लापता किशोरी की डेड बॉडी 14 अगस्त को गांव के ही मजार के पास एक पेड़ से लटके मिले। घटना के बाद से पुलिस की भूमिका को लेकर के उठे सवालों के बीच चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया और वहीं थाना प्रभारी के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश भी दिए गए। 14 अगस्त को एक लड़की का शव कोतवाली देहात के कब्रिस्तान के पेड़ से लटका हुआ मिला था। तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव का पंचायतनामा भरकर पैनल से वीडियो रिकॉर्डिंग कराते हुए पीएम हित भेजा गया, जिसका अभियोग थाना कोतवाली देहात में पंजीकृत है। मुकदमे में नामजद तीनों अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पैनल की पीएम रिपोर्ट के अनुसार एंटीमार्टम हैंगिंग आई है एवं 103 दिन से अधिक पुराना बताया गया है। इस संबंध में बढ़ती गई लापरवाही का संज्ञान लेते हुए चौकी इंचार्ज कचनार को निलंबित करते हुए प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के विरुद्ध जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। देश में मानसून की प्रचंड रफ्तार के बीच मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 12 राज्यों में भारी बारिश, आंधी की चेतावनी है। यूपी, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जिसको लेकर के आईएमडी की तरफ से बारिश का अलर्ट। अब अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद से आए सैलाब ने भारी तबाही मचाई है। दिबांग घाटी जिले में भारी बारिश और अचानक से आई बाढ़ के कारण सेना के 2 अस्थायी शेल्टर भी बह गए। इस आपदा में 5 सैन्यकर्मी लापता हैं। ऊपर सुबनसिरी जिले में रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ है और पहाड़ी का जो मलबा है वो अचानक से सड़क पर काम कर रहे मजदूरों और लोगों के ऊपर जा गिरा, जिससे कई लोग मलबे के नीचे दब गए। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। मलबे को हटाने और फंसे हुए अन्य लोगों की तलाश का काम भी तेजी से किया जा रहा है। अब पूर्वोत्तर में अरुणाचल और असम में मानसून फुल ऑन एक्टिव है। गुवाहाटी में देर रात तक हुई भारी बारिश के बाद गुवाहाटी शहर पानी पानी हो चुका है। तेज बारिश के बाद गुवाहाटी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे आम लोगों को आवाजाही में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर उमड़े सैलाब और घुटनों से ऊपर तक भरे पानी के बीच गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं। और अब यूपी में भी एक बार फिर से मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। भारी बारिश के कारण वाराणसी के गंगा का जलस्तर काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिससे सिंधिया घाट सहित कई ऐसे घाट जो कि पूरी तरह से जलमग्न हो गए। 80 घाट से लेकर राजघाट तक कई मंदिर जलमग्न हो गए हैं, जिससे घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब नाव की मदद से हर घाट पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। यूपी में आज भी कई जिलों में तेज बारिश हो सकती है। आईएमडी ने पश्चिमी और पूर्वी यूपी में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। ओडिशा के मयूरभंज में पानी से लबालब पुल पार करने की कोशिश एक पिकअप ड्राइवर को भारी पड़ गई। पिकअप ड्राइवर ने पानी के बीच से पुल पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव होने के कारण पिकअप संतुलन खो बैठी और बहते हुए पुल ने नीचे गिर गई। देखते ही देखते पिकअप पानी से पूरी तरह से डूब गई और घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। 3 घंटे की मशक्कत के बाद ड्राइवर और हेल्पर को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब राजस्थान में मानसूनी बारिश ने भी कहर मचा रखा है। मूसलाधार बारिश के कारण धौलापुर में नदी उफान पर है। पानी ज्यादा होने के कारण 2 युवक फंस गए। कड़ी मशक्कत लगी और उसके बाद युवकों को प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू किया गया।
अब देख सकते हैं पानी का कितना तेज बहाव और इसमें 2 युवक अचानक से फंस गए। काफी मशक्कत लगी लेकिन इन दोनों युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। अब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बार फिर से अबूरा नाला उफान पर है। फ्लैश फ्लड के बाद पानी में तेज धार की वजह से सड़क पूरी बह गई। ये वही सड़क है जो कुछ दिन पहले बादल फटने के बाद बही थी। सड़क पर मरम्मत का काम चल रहा था लेकिन फ्लैश फ्लड की वजह से सड़क का जो हिस्सा है वही बह गया। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। यूपी में मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ फुल ऑन एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी एक्शन लेने की आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश के बाद एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, घी, खोया, चीज सब बैन कर दिया है और इसके साथ ही अब खाने पीने की चीजों में हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल करने वालों पर एफआईआर दर्ज होगी। दोषियों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई भी कंपनी मिलावटखोरों में पकड़ी जाती है तो उसका फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी तुरंत सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो सेहत से खिलवाड़ करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में यह आदेश दे दिया है। क्योंकि जिस तरीके से धड़ल्ले से मिलावटी सामान अब बाजारों में बिक रहा था, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, फिर चाहे वो सोया चाप हो, पनीर हो, दूध हो, घी हो और तमाम वो जो मसाले हैं उसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, वो भी मिलावट और ऐसे हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल इन प्रोडक्ट्स को बनाने में किया जा रहा था जो कि लोगों की सेहत से खिलवाड़। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि अब एक्शन लिया जाएगा और न सिर्फ एक्शन, एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उन सभी फूड स्टोर्स का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा जो भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं।